Hey everyone, welcome to Cartography IES, a revolution in Indian education. Okay, so my name is Gaurav and I will be dealing with international relations. Okay, so international relations, as you know, ये हमारे GS पेपर 2 से डील करता है यूपीएससी के। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, सो द टॉपिक इज संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, HCO। सो लेट मी इन्फॉर्म कि आवाज आ रही है। या इट्स ऑडिबल। ओके, सो इंटरनेशनल रिलेशंस की हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी और अदर जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करके। और उसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एससीओ आप सभी को पता होगा, ठीक है। सो इसकी कहानी देखेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, कार्टोग्राफिया आईएएस आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि यूपीएससी पंचमृत प्रोग्राम। ओके, इस यूपीएससी पंचमृत प्रोग्राम में 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम ओडब्ल्यूसी सीरीज की बात करते हैं। इसके बाद हम B2M बुक टू मैप के थ्रू आपका जो बुक इज नॉलेज है उसको मैप पे उतारने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी माइंड मैप, इसके साथ यूपीएससी का मेगा पॉइंटर और करंट कैप्सूल। ये जो पंच अमृत है, इन पांचों को मिला के ये पांचों जो अमृत हैं आप ये मटेरियल फॉर्म में खरीद सकते हैं हम लोगों से, कार्टोग्राफिया से। और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पर्सनली मैं आपको बोलूँगा ये काफ़ी बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि एट लास्ट टाइम पे आप देखोगे कि जब आप 1 या 1.5 महीने आपके प्रिपरेशन को बचते हैं, तो उस टाइम पे आपको या तो पॉइंटर्स में कुछ चीज़ें मिल जाएं, या फिर आपको एक ही जगह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएं जो एक एज देंगी आपको एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर कराने के लिए। तो यूपीएससी का ये जो पंचामृत है ये आपको मटेरियल फॉर्म में मिलता है। इसमें हम 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं, ओके। और अदरवाइज आपकी जो मनी है वो बैक कर दी जाएगी अगर 30 क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपको। एज वेल एज हमारा यूपीपीसीएस को टारगेट करके 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसमें भी इनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें हम 90 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं, ओके। सो ये चीज़ें आप ज़्यादा जानकारी के लिए कार्टोग्राफिया के इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और जो मीडिया के थ्रू जो हमारी वेबसाइट्स हैं उसमें आप हमें लाइक करके या फिर हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ HCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लुक एट दिस मैप। ये आपको ये बहुत बड़ा जाइंट सा क्या दिख रहा है? रशिया दिख रहा है, ओके। एंड रशिया के जस्ट नीचे आप देखोगे दिस इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद ये जो पॉइंट दे रखा है ये आपका किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, बिस्केक। इसके बाद ये आपको जो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ये तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की कैपिटल भी याद रखोगे, दुशांबे। इसके बाद ये जो आपको किर्गिस्तान से लगता हुआ दिख रहा है ये आपका है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है तास्कन। अभी रिसेंटली किसी एक इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्रीज की कैपिटल चेंज करी गई है। आप अगर अवेयर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी कंट्री की कैपिटल चेंज करी गई है, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द जाइंट मंगोलिया, ओके। और अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो हिस्ट्री में आपने चंगेज खान के बारे में पढ़ा होगा मंगोलिया से, ठीक है। एंड देन बाबर एंड ऑल दीज थिंग्स। लौटते हैं हम अपने इस पे, और ये आपको दिख रहा है बीजिंग चाइना, ओके। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये तेहरान है। अब देखो ये जो मैप है ये मैप आज का नहीं है, ये मैप कुछ टाइम पहले का है। और ये मैप मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि इनिशियली जो एससीओ था, एससीओ क्या था, ये जो इनिशियली एससीओ था, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ पांच पांच ये जो बड़े बड़े आपको जो देश दिख रहे हैं, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, इन पांचों देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। अब इस ग्रुप की चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बुक्स के पास ले जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक ये बुक है जो माइकल फेराडोम ने लिखी है, और इन्होंने लिखा है कि द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स। और इसके बाद ये डैनियल वेल की, ये हमेशा मैं रखूंगा, ये काफी अच्छी बुक है, कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है।
तो लास्ट सेक्शन में भी हमने बोला था कि हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से दो बड़ी ताकतें निकल के आई थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ओके, ये कैपिटलिज्म की बात करते थे यूएसए, ठीक है, और जो यूएसएसआर है ये सोशलिज्म की बात करते थे, ठीक है। तो इन दोनों जो बड़ी बड़ी जाइंट थे, इन दोनों बड़े देशों के बीच में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेके कोल्ड वॉर चलता रहा। इनकी आइडियोलॉजीज बहुत अलग थी, और आइडियोलॉजी डिफाइन करती है किसी भी देश का डेवलपमेंट, कि वहाँ पे पॉलिसीज कैसी होंगी, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या वो ट्रेड के लिए ओपन होगी, एब्सोल्युटली नहीं होगी। सोशलिज्म का मतलब है कि आप सोशली अपने ही देश में चीजें प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बाकी देशों से ज्यादा कॉपरेशन नहीं रखो। तो इनिशियली ये ट्रेंड था, उसके बाद ये 90s के टाइम के बाद से ट्रेंड चेंज हुआ, और जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद आप देखोगे ओपन इकोनॉमी की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। इंडिया, मैंने बता ही रखा है कई बार कि 1991 में ओपन इकोनॉमी की तरफ निकल गया था। ओके, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या फिर एलपीजी मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है, एलपीजी। इसके साथ आप देखोगे अगर हम चाइना की बात करें तो 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, तो इनकी भी नीड बढ़ी, इनको भी लगा कि कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 90s के दौर में आइडियोलॉजीज खत्म हो गई, और उसके बाद सारे जो देश हैं, अगर किसी भी देश को अपने देश में एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, ये सारी चीजें अच्छी करनी है, दैट मीन्स कि उसको अपने देश में बिजनेस प्रमोट करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बढ़ाने होंगे, ठीक है। अब अगर हम एससीओ की बात करते हैं, पहले इनका एक कोटेशन आप देख लो, इन्होंने एक बात बोली है कि द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इनटू अ की रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप इन एशिया। इट्स अ मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग नो लेस देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब आधी जो पॉपुलेशन है वो एससीओ मेंबर्स के अंडर ही आती है। उसके साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कोट ये करी है कि एससीओ इज मेकिंग इटसेल्फ इनटू अ नेटो ऑफ द ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो हुआ क्या था, ये जो यूएसए है, यूएसए ने अपने अलायंस बनाने स्टार्ट कर लिए थे, और ये अलायंस बने थे नेटो के नाम से। नेटो, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और नेटो आप या तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर कई स्कॉलर इसको नॉर्थ अमेरिका ट्रिटी भी बोलते हैं। इसमें यूएस जो नेटो के मेंबर होते थे उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे, चाहे वो काटसा से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो डिफेंस से रिलेटेड हो। तो दैट्स द रीजन कि ये जो यूएस है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अब इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट घटना हुई उस पर मैं लेके आऊंगा। 1991 में एससीओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। 1991 में क्या हुआ, 1991, वन सेकेंड, यस, 1991 में होता क्या है, टेक्निकल इश्यूज, या लेट्स स्टार्ट। 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया। ओके, अब जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ तो ये जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्री क्या हो गई, फ्री हो गई। बेलारूस, अब जैसे ये फ्री हुई, एट दिस टाइम 90s के टाइम पे आप देखोगे कि यूएस की बहुत ज्यादा इंटरवेंशन, यूएस का जो इंटरवेंशन था वो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में जो वेस्ट ईस्ट कंट्रीज हैं बहुत था। अफगानिस्तान में यूएस ऑलरेडी था, इसके अलावा सीरिया में यूएस ऑलरेडी 80s के टाइम पे था। तो जब ये जैसे ही फ्री हुई कंट्रीज, तो चाइना को ये लगा, इस टाइम पे चाइना 90s के टाइम पे, मैंने बताया आपकी चाइना बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा था, तो चाइना को ये लगा कि यूएस यहाँ पे इंटरफेरेंस ना बढ़ाए, उससे पहले ये जो कंट्रीज फ्री हुई हैं इनको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है एससीओ के फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। इसमें चाइना और रशिया ये दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं, और चाइना इनिशियली इन 5 मेंबरों को इकट्ठा करती है और एक ग्रुप बनाती है। और इनिशियली ये जो ग्रुप था ये मिलिटरली ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि यूएस का जो यूएस ज्यादातर जो इन्वेंशन करना चाहता था, या फिर ये जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसका फायदा यूएस ने हमेशा से उठाया है।
तो इन लोगों ने मिलिटरली एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और यही कहलाया संघाई 5। तो इनिशियली ये जो 5 देश थे ये संघाई 5 कहलाए। बाद में ये जो उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा है 2001 में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई उज्बेकिस्तान की, और 2001 में उज्बेकिस्तान को एज अ मेंबर बना लिया गया, और 2001 से ही आप देखोगे कि ये बन गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो 2001 के बाद ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके बाद आप देखोगे शुरुआत होती है ऑब्जर्वर कंट्रीज की, ठीक है। तो इन अब देखो ये जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, इंडिया शेयर कर रहा है, इंडिया से पाकिस्तान शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इधर मंगोलिया कर रहा है, इधर रशिया से बेलारूस कर रहा है, तो इन कंट्रीज को इनिशियली क्या बनाया गया, ऑब्जर्वर, कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड देन फाइनली 2017 में आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एससीओ का मेंबर बना लिया जाता है। तो इसके बारे में हम फैक्चुअल चीजें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एचसीओ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया एससीओ का एरिया है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एरिया है। अब इस एरिया का देखो फायदा क्या होगा। हमने इंडिया और ईरान रिलेशंस पढ़े थे, ठीक है। इंडिया हमेशा चाहता है, पाकिस्तान की वजह से इंडिया इधर कभी भी पहुंच नहीं पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तान बीच में है, तो हमें लैंड रूट का इतना फायदा नहीं हुआ। इधर पूरा आप देखोगे हिमालय रीजन है, तो यहाँ से हम पहुंच नहीं सकते। दैट इज द रीजन कि हमने जाके और ईरान में एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं अभी, चाबाहर पोर्ट, जो अभी करंट में इशू भी चल रहा है। और चाबाहर पोर्ट के थ्रू हम अफगानिस्तान से हम सेंट्रल एशिया को क्या करते, कवर करते, ठीक है। तो ये जो पूरा इतना बड़ा जाइंट एरिया है, ये एससीओ का एरिया है। अगर इन सारे देशों के बीच में अच्छा कॉपरेशन बना रहता है, इन सारे देशों के बीच में अगर इंटरलिंकिंग अच्छी बनी रहती है, तो इन सारे देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि ये सारे देश आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं लैंड रूट से। ओके, और इसके बाद ये सारे देश एक्सेस देते हैं इधर यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ। आप देख रहे हो इतना बड़ा रीजन है, और ये सब अगर एक होके काम करना स्टार्ट करेंगे, तो कहा जाता है कि एससीओ कैन बीट एनीथिंग, ये किसी भी बड़े ग्रुप को बीट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि एससीओ की हाँ, एक ग्लोबल जो डोमिनेशन की बात अगर हम करते हैं एससीओ की, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं हामिद गोलपेरा, इन्होंने लिखा है कि कंट्रोल ऑफ द यूरेशियन लैंड मास इज द की टू ग्लोबल डोमिनेशन। अगर आप यूरोप और एशिया को जो लैंड मास है, यूरेशियन का मतलब यही है कि आप यूरोप और एशिया का जो लैंड मास है उसको आप अगर कनेक्ट करते हो, तो इट मीन्स कि आपकी ग्लोबल डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यूरेशिया का मतलब है यूरोप एंड एशिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और कोटेशन किया, एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशिया इज द की टू कंट्रोल ऑफ यूरेशियन लैंड मास। और अगर आप सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करते हो, इट मीन्स कि आप यूरोप और एशिया दोनों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो ये बहुत सुंदर कोटेशन है, आप मेंस में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एससीओ की, जो फैक्चुअल डेटा है कि एससीओ है क्या। तो एससीओ आ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं द एससीओ इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। सिक्योरिटी अलायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप जरूर याद रखोगे। इनिशियली ये सिक्योरिटी पर्पज से ही बनाया गया था, क्योंकि यूएस की जो पॉलिसीज हैं वो आप देखोगे सेंट्रल एशिया को लेके ज्यादा एग्रेसिव थी, तो इसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। ओरिजिन की हम बात करें तो इनिशियली मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेंबर था ये था संघाई 5 ग्रुप, ठीक है। ये क्रिएट हुआ था 26 ऑफ अप्रैल 1996 को, ठीक है। 1996 को कैसे क्रिएट हुआ, तो अभी मैंने बताया था कि 1991 में क्या हुआ था, यूएसएसआर खत्म हो गया था। और जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा सेंट्रल एशिया की, ये जो बाकी की जो देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब इसमें जो वैक्यूम क्रिएट है उसको फिल करना था। और फिल करने के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया किसने, चाइना ने, क्योंकि चाइना इस टाइम पर अच्छा खासा ग्रो कर चुका था, ठीक है। इसके बाद हम एडमिटेड की बात करते हैं, तो उज्बेकिस्तान को 2001 में इन्होंने एज एडमिटेड किया कि उज्बेकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और उज्बेकिस्तान को 2001 में शामिल कर लिया गया, और यहीं से ये बनता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हेडक्वार्टर की हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हेडक्वार्टर इसको आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में। ओके, बीजिंग।
इसके बाद हम बात करते हैं इन 2005 एट द समिट इन अस्ताना कजाकिस्तान विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ईरान, मंगोलिया एंड पाकिस्तान अटेंडिंग एन एससीओ समिट फॉर फर्स्ट टाइम। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब अटेंड की थी एससीओ की मीटिंग। तो फर्स्ट टाइम जो हमने अटेंड की थी 2005 में, और 2005 में भी कहाँ पे, तो अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान में। ओके, ये आप याद रखोगे, अस्ताना कजाकिस्तान में। आगे चलते हैं कि इन जुलाई 2015 इन यूफा रशिया द एससीओ डिसाइडेड टू एडमिट इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ फुल मेंबर। अब हुआ क्या था, ये कहानी 2012 से ही स्टार्ट हो गई थी। 2012 से ही इंडिया में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 2009 से, तो मनमोहन सिंह काफी ज्यादा इसको लेके कंजर्वेटिव थे। इनका मन था कि हम एससीओ का पार्ट बने, तो हमने हमारे रशिया के साथ ज्यादा अच्छे संबंध थे, तो हमने रशिया से बात करना स्टार्ट किया कि हमें एज अ मेंबर बनाओ। फिर ये 9 से 10, 11, 12 ये एफर्ट्स चलते रहे। 12 के बाद से आप देखोगे 15 में जो रशिया में समिट हुई, इसमें रशिया ने ओपनली बोला चाइना को कि इंडिया को मेंबर होना चाहिए एससीओ का। और इसके बाद चाइना भी निकल के आया और चाइना ने बोला कि इंडिया होगा तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी होगा। और इन दोनों डिसीजंस के बाद आप देखोगे कि 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में फिर से समिट हुई, और इस समिट में ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान और इंडिया ने एचसीओ। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचसीओ, क्योंकि सेंट्रल एशिया के द्वार खोलता है एचसीओ। ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। Wait, there is some technical issue with this. या सो ये जो स्टैटिक चीजें आपको याद रखनी है, इनिशियली 5 मेंबर कौन कौन थे, तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 मेंबर थे और ये बनाते थे संघाई 5। इसके बाद आप देखोगे 2001 में ऐड कर लिया गया किसको, उज्बेकिस्तान को, तो ये बना छठा मेंबर। और इसके बाद आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों को ऐड कर लिया गया 2017 में। तो अभी प्रेजेंट में कितने कंट्री हो गए, 5 ये थे, एक ये 6 और 2 8। तो संघाई कॉरपोरेशन में कितने मेंबर हैं, तो 8 मेंबर हैं। इसके बाद ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस, ये हमारे ऑब्जर्वर पार्टनर है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो चाइना की जो चाइनीज है और रशियन जो लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी, संघाई कॉरपोरेशन की। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस कैसे है। तो जो एससीओ है, हमने लास्ट में कोटेशन भी पढ़ा है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करती है एससीओ से, तो 40% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। ठीक है, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और पॉपुलेशन सारी चीजें यही डिफाइन करती है। ठीक है, कैसे डिफाइन करती है कि मान लिया जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी तो इनकी उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो इनको उतना ही ज्यादा अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, या फिर हम मार्केट्स की बात करें, कपड़े हुए, खाने को चीज़ें हुई, तो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड तो ज़्यादा चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ें जो प्रोवाइड करा देगा उसकी कंट्री क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ ये 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक मेजॉरिटी में आके अगर इकट्ठा काम करती है तो ये ग्रेट इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे इसका पड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी की, तो 20% जीडीपी एससीओ के अंडर आती है पूरी वर्ल्ड की। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है इनका ये देश है। ये जो देश कल भी मैंने बात करी थी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है, कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो इन्हीं देशों की है, चाइना और इंडिया की। क्यों, क्योंकि ये डेवलपिंग नेशंस हैं और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं और ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड करने का। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस की जरूरतें बहुत हैं, डिमांड बहुत है, इनको रिसोर्सेज बहुत चाहिए, और सेंट्रल एशिया वो सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करा सकता है। लेट्स एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम डेवलपिंग नेशन भी हैं, तो हमारी ऑयल की जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऑयल की जो नीड्स बहुत ज़्यादा है तो हमें ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशिया है, ये सारे नेचुरल रिसोर्स से भरे पड़े हैं, इनके पास ऑयल की बात करें, रशिया के पास यूरेनियम की बात करें, या कार्बनिक जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात करें, तो बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं ये। तो ये हमें इंडिया को क्या प्रोवाइड करा सकती हैं? ये हमें ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकती हैं। तो ये हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगी। इसके साथ हमारा जो ऑयल या रिसोर्सेज होगा वो चीप होगा। अगर हम यूएस से ऑयल खरीदेंगे और इनसे ऑयल खरीदेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ऑयल अगर हमारे यहाँ चीप होगा, दैट मीन्स हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? चीप होगा। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ चीप होगा, इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो महंगाई है वो कम होगी। ओके, सो दिस इज कनेक्टिंग डॉट जो आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि ये जो पार्टिसिपेशन है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का है। ओके, अगेन मूविंग टुवर्ड एन एनर्जी क्लब, ठीक है, ये एनर्जी क्लब है एक। अगेन मैंने अभी बोला है कि ये जो सेंट्रल एशिया है ये अपने आप में इसको एनर्जी क्लब आप बोल सकते हो, क्योंकि ये रिच है रिसोर्सेज को लेके, ऑयल को लेके, यूरेनियम को लेके, ठीक है। तो ये एक एनर्जी क्लब है, और अगर ये इस एनर्जी क्लब का पार्ट इंडिया बनता है तो दैट वुड बी गुड फॉर इंडिया। ओके, इसके साथ साथ इसमें 4 मेंबर हैं जो न्यूक्लियर पावर्स जिनके पास है, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ। तो बैलेंस है, ऐसा नहीं कि कोई एक, मान लिया कि चाइना के पास ही अगर न्यूक्लियर पावर है तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा एज या एडवांटेज मिलता। अब 4 लोगों के पास न्यूक्लियर पावर है, दैट मीन्स कि इनके बीच में बैलेंस रहेगा हमेशा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट की जो है एससीओ की, वो ये है कि ये बात करते हैं फाइट 3 एविल्स, जो 3 एविल्स हैं जो वर्ल्ड में, इन तीनों से हमें लड़ना है। पहला जो ईविल है वो है टेररिज्म, दूसरा जो है सेपरेटिज्म, और तीसरा है एक्सट्रीमिज्म। ओके, टेररिज्म आप सभी को पता है, आतंकवाद की घटनाओं से इंडिया, अफगानिस्तान, ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो कितनी ज़्यादा पिछले 2-3 डिकेड से ये सारी चीज़ें चल रही हैं टेररिज्म को लेके। सेपरेटिज्म भी हमें दिखता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, फिर उनके अलग अलग रीजनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, फिर वो अलग चले जाते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है? टैकल करना है। और एक्सट्रीमिज्म को भी नहीं बढ़ाना है, ये नहीं कि किसी एक आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो तीनों चीज़ों पे अगर हम बैठ के और बात करेंगे तो ये जो कंट्रीज हैं एससीओ, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन हम बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रोल इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। ओके, सो अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबिलिटी आए, इसको लेके एससीओ इनके प्रति प्रतिबद्ध है। क्योंकि आप देखोगे कि यूएसए का बहुत ज़्यादा इंटरवीन रहा है, यूएस अफगानिस्तान में आया, उसके बाद जियोपॉलिटिकल चीज़ें बिगड़ी नहीं अफगानिस्तान में। इसका इम्पैक्ट पूरी एशियन कंट्रीज को पड़ा। कैसे पड़ा? अब यूएस आएगा तो 2 चीजें निकलेगी, ये बोलेगा कि हम टेररिज्म को खत्म करने आ रहे हैं, फिर इनकी आर्मी यहाँ पे आएगी, तो दूसरा जो ग्रुप है वो इनकी आर्मी को टैकल करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि टेररिज्म बढ़ेगा, क्योंकि यूएस क्या करेगा? फिर इनकी आवाज को सप्रेस करेगा। टेररिज्म बढ़ेगा तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल एरिया में टेररिज्म बढ़ेगा, तो ट्रेड को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। ट्रेड के लिए फिर आपको ऑल्टरनेट रूट स्टार्ट करने पड़ेंगे और किसी चीजों पे निर्भर होना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एससीओ क्या कर सकता है। ये जो सेंट्रल एशिया है इसमें टेररिज्म को काउंटर कर सकता है, और ये सबके लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्कॉलर, कि ये काउंटर करेगा नेटो को, ठीक है। और ये शुरुआत में कहा जाता है कि इसका उद्देश्य यही था कि नेटो का काउंटर करना। ओके, नेटो के बारे में मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा। यूएस का एक आप बोल सकते हो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लेके यूएस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। अब हम बात करते हैं इंडिया और एससीओ की। इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एससीओ को लेकर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया और एससीओ, अगर इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे एससीओ कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी ये जो एनर्जी सिक्योरिटीज़ हैं ये हम अपनी पूरी कर सकेंगे। क्योंकि सेंट्रल एशिया क्या है? पूरा हब है। अभी हम बोल के आए हैं कि क्लब है पूरा एनर्जी का, तो यहाँ से हमें पूरी एनर्जी की सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, रशिया हुआ, इसमें ऑयल बहुत है, यूरेनियम बहुत है।
आपसे एक सवाल है कि इंडिया सबसे ज्यादा यूरेनियम किससे खरीद रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इसके बाद हाइड्रोकार्बन जो और भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी इनमें भरे पड़े हैं। यूरेनियम की बात करें, ऑयल की बात करें, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटीज हैं वो पूरी हो सकती हैं एससीओ के साथ, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऑल्टरनेटिव टू अनस्टेबल वेस्ट एशिया, ये जो वेस्ट एशिया है इसमें अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान और यूएस के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके वजह से इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। यूएस ने सैंक्शन लगा दिए 8 कंट्रीज पे, जिसमें से इंडिया भी था, कि आप ऑयल नहीं खरीदोगे। अगर हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे तो हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। फिर हम अभी रिसेंटली हम इराक से सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहे हैं। यूएस बोलता है कि हमसे ऑयल खरीद लो, तो ईरान से जब हम ऑयल खरीद रहे थे वो ऑयल हमें चीप पड़ रहा था। वो चीप पड़ रहा था तो वो सारी कनेक्टिंग डॉट्स हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चीप होगा, फिर इंडिया में महंगाई कम होगी, ठीक है। यूएस से ऑयल खरीदेंगे, ऑयल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो महंगी हो जाएंगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव ये जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है एससीओ, ठीक है। इसके साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कनेक्टिंग विद सेंट्रल एशिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ ये कनेक्ट करेगा। इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो जब हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकेंगे तो हम ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको कनेक्ट कर पाएंगे, इनके साथ ट्रेड हमारा फ्री है तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट होगा। ओके, इसके साथ चाबार पोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ईरान क्या है, ईरान एक ऑब्जर्वर कंट्री है एससीओ का, एज वेल एज हम आगे देख भी रहे हैं कि ईरान, आप देखोगे जल्द ही 2-4 साल में एससीओ का मेंबर भी बन सकता है, क्योंकि चाइना और ईरान के रिलेशन क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। एग्जैक्टली 15-20 दिन पहले की बात है, चाबार पोर्ट या फिर वो जो रोड बनाने की बात करी थी, या फिर रेलवे ट्रैक बनाने की बात करी थी, इन सब चीज़ों को लेके इंडिया का स्टैंड उतना अच्छा रहा नहीं। तो अभी ईरान शिफ्ट कर गया किसकी तरफ, चाइना की तरफ, ठीक है। 25 साल का इन्होंने एक एग्रीमेंट फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया है। तो ये सब चीज़ें आपसे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, आप ईरान और इंडिया के रिलेशन में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाबार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल एशिया के लिए हमारे द्वार खोलेगा, ठीक है। और इसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी हम बात कर चुके हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पुश मिलेगा एज वेल एज एससीओ के साथ, ठीक है। आज़गाबाद एग्रीमेंट जो हम साइन कर चुके हैं, इससे भी हमारा सेंट्रल एशिया को लेके एक नया पुश मिलेगा, इसको लेके हम हमारा ट्रेड प्रमोट हो सकता है और बाकी जो कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे रिलेशन भी सुधरेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रीजनल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो टेररिज्म को हम काउंटर कर सकते हैं, जो कि हमारे एससीओ के जो 3 मेन फीचर हैं उसमें से एक टेररिज्म है। इसके अलावा हम रेडिकलाइजेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप देखोगे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उनमें रेडिकलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हम बायलेटरली मिलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किर्गिस्तान से हमारे बायलेटरल रिलेशन अच्छे होंगे, ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से। तो जब दो देशों के बीच बायलेटरल रिलेशन जब अच्छे होते हैं तो ये चीजें फिर बैकफुट पे चली जाती हैं, रेडिकलाइजेशन और ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एससीओ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बाकी कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट करके एक दूसरे के रिलेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और आप देखोगे कि सार्क वन ऑफ द रीज़न कि उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है उसको देखते हुए, ठीक है। इसके बाद इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये कि बैलेंस इन इंडियाज रिलेशन, ठीक है। तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं इनमें बैलेंस बनेगा कैसे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और हैं, जैसे ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सारी कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन मजबूत होंगे, द्विपक्षीय
जो समझौते होंगे वो मजबूत होंगे, और जब ये मजबूत होंगे तो इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन और ज़्यादा बेहतर होंगे और इंडिया को फ़ायदा मिलेगा ग्लोबल प्रॉफिट का। ठीक है, ग्लोबली हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर हम एशिया से, सेंट्रल एशिया से तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, एज वेल एज हम यूरोप से भी कनेक्ट होंगे, और यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ओके, इसके साथ हम चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं एससीओ को लेकर। अगर मैं आज की ही बात करूं, कल की बात करता हूं। कल चाइना और रशिया के बीच में चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रशिया हमारा ट्रू फ्रेंड है। ओके, सो पाकिस्तान के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने रशिया को अपना ट्रू फ्रेंड बनाया है। और आप रशिया की पॉलिसी देखो, रशिया की पॉलिसी भी थोड़ी चेंज होती जा रही है। ये रशिया 1971 का रशिया नहीं है जो इंडिया को सपोर्ट करने आ रहा था। ठीक है, ये जो बुक है आइडियोलॉजी वाली, जो डेनियल बेल की, इसमें इन्होंने लिखा है कि 1971 का वॉर था, इसमें ये जो यूएसए है ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने नेवी की एक अपनी टुकड़ी भेज दी थी, और उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने क्या किया था, रशिया ने भी अपनी एक नेवी की टुकड़ी भेज दी थी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे रशिया इंडिया को सपोर्ट क्यों करता था? क्योंकि इंडिया सोशलिस्ट कंट्री था। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा डिफेंस का सामान परचेज करता था रशिया से। ठीक है, लेकिन अभी 20-30 साल में चीजें चेंज हुई हैं। रशिया का थोड़ा सा चाइना की तरफ झुकाव हुआ है, रशिया भी ओपन बनने जा रहा है, ओपन इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। और जब ओपन इकोनॉमी को आप प्रमोट करते हो तो आप ज़्यादा बेहतर देश के पास जाते हो जिनके पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्निकल असिस्टेंट है, जिनके पास पैसे देने की क्षमता है। तो दैट्स द रीज़न कि चाइना और रशिया के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं और आगे चल के ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैलेंज यही है कि चाइना पाकिस्तान नेक्सस, चाइना और पाकिस्तान के बीच में आप देखोगे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ऑब्वियस से होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी, इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, उस पर ये कहीं ना कहीं एक अटैक कह सकते हैं हम। और उसके साथ रिसेंटली चाइना और रशिया के रिलेशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। ठीक है, दूसरा ये है कि चाइना का अपना एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और जो हमारी जो सोवरेनिटी इशू है उसको क्रिएट करता है। जैसे बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है, इसमें इनका ये जो एक पार्ट है सी पैक, इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो हाईवे है ये पीओके से निकल के जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर हमारे चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ रिलेशन गंदे हैं, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी पे ये सीधा सीधा अटैक करता है, पाकिस्तान और चाइना दोनों की पॉलिसीज। ठीक है, तो ये एक हमारा चैलेंज है। इसके साथ डोमिनेंस ऑफ रशिया एंड चाइना, ये जो एससीओ है इसमें रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है और ये क्लोज भी आ रहे हैं। तो इंडिया के लिए इसमें सिर्फ लिमिटेड पोटेंशियल दिखाई देता है कि इंडिया बस एक मेंबर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखोगे कि 19 भी जो समिट हुई थी उसमें इंडिया ने टेररिज्म को लेके, जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट जो कमांडर थे अजहर मसूद को लेके काफ़ी बातें करी थी, बट फाइनली वो उतना हो नहीं पाया था। तो आप देखोगे क्योंकि मेन जो डोमिनेंस है वो चाइना और रशिया का ही है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है ये डेडलॉक क्रिएट करते हैं एससीओ के लिए। ठीक है, इनके बीच में अगर रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा पाकिस्तान, रशिया और चाइना का, जो इंडिया के लिए कंसर्न की बात होगी। ठीक है, इसके साथ चाइनाज डिमांड फॉर मेंबर्स ऑफ इन सार्क एंड बिम्स्टेक, चाइना लगातार सार्क और बिम्स्टेक का मेंबर बनना चाह रहा है। ठीक है, तो और ये एससीओ में हमेशा ये चीज़ें ओपनली आके इन चीज़ों पे बात भी करता है कि हमें सार्क का मुझे मेंबर बनाओ या फिर बिम्स्टेक का बनाओ। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए अगेन एक और इशू है। उसके बाद क्योंकि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो चाइना की तरफ टिल्टेड हैं, जैसे अभी नेपाल आप देखोगे कि तो नेपाल की पॉलिसी चाइना की तरफ है। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका का भी थोड़ा थोड़ा झुकाव चाइना की तरफ ही, ये अभी बैलेंस्ड है, बट ये कभी भी चाइना की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान है ही, तो अगर ये सार्क कंट्रीज चाहेंगी कि चाइना आए तो चाइना इजीली सार्क नेशन का मेंबर बन सकता है, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात हो जाएगी। ठीक है, या बिम्स्टेक का भी ये पार्ट बन सकता होगा। ठीक है, इसके साथ बैलेंस इक्वल विद वेस्टर्न कंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर हम एससीओ के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन रखते हैं
तो यूएस के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। अगर हम यूएस के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखते हैं, जैसे अभी हमने नमस्ते ट्रंप या हाउडी मोदी 2 प्रोग्राम देखे थे जिसमें इंडिया का झुकाव यूएस की तरफ काफ़ी ज़्यादा चला गया था। काफ़ी स्कॉलर्स बोल रहे थे कि इंडिया को नॉन अलाइन मूवमेंट से सीखना चाहिए, हम किसी के अलाय नहीं बन सकते, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे चाइना और रशिया क्लोज आ रहे हैं। तो कहीं ये फिर से ग्रुप ना बन जाए, तो इंडिया का एक ये भी कंसर्न है। इसके अलावा एक चैलेंज ये है कि डाइवर्जेंट व्यू ऑन टेररिज्म, चाइना और इंडिया इन दोनों के जो व्यू हैं टेररिज्म को लेके वो बहुत अलग है। इंडिया बोलता है कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो ज़्यादा खतरनाक है, इंडिया में आके टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत होती हैं, और चाइना इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता, बस जबकि इनका की फीचर वही है कि टेररिज्म से कैसे इस पूरे जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समिट्स की। तो समिट्स हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनिशियली इंडिया इसका मेंबर नहीं था। बस आप फैक्चुअल याद रख सकते हैं, पहली जो समिट हुई थी ये चाइना संघाई में हुई थी 2001 में, और 19th जो समिट लेटेस्ट हुई है लास्ट ईयर ये हुई है किर्गिस्तान बिस्केक में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये समिट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग क्यों थी? इंडिया और पाकिस्तान को लेके एक इशू था। आपको पता ही है कि 2016 में क्या हुआ था। 2016 में उरी अटैक हुआ था, और उरी अटैक के बाद आप देखोगे कि हमने क्या किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ओके, और उसके बाद आप देखोगे कि 2019 में इन्होंने पुलवामा अटैक किया, और पुलवामा अटैक के बाद फिर हमने एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों के बाद इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज और ज़्यादा बिगड़ गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद कर दिया था। एयर स्पेस अगर बंद कर दोगे तो ऊपर से मान लिया किसी का इंडिया का प्लेन निकल के गया पाकिस्तान होते हुए, तो ये इजीली उसको अटैक कर सकते होंगे, ये बोल देंगे हमने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। ठीक है, तो जो भी ऊपर से आएगा वो हमारे लिए एज अ दुश्मन है। और इन्होंने डेलिबरेटली ये बोला कि हम 15 जून के बाद एयर स्पेस को क्या करेंगे, खोलेंगे। इनको पता था कि 15 जून को ये समिट होने वाली है किर्गिस्तान में, तो मोदी साहब होके जाएंगे, तो यहीं से एक ही रास्ता बचता है, जैसे ये मैं इंडिया बनाऊं और ये पाकिस्तान है। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा जो किर्गिस्तान है वो इधर है। ठीक है, इसके बीच में ताजिकिस्तान है, तो दिल्ली से फ्लाइट ये उड़ेगी तो ये पाकिस्तान होके जाएगी और ये पहुंच जाएगी किर्गिस्तान। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, एयर स्पेस बंद रखा। इट मीन्स इनको ये लगा कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया की तरफ से एक डायलॉग आएगा, फ़ोन आएगा, ये बोलेंगे कि अपना एयर स्पेस खोलो, और ये ग्लोबली बता सकते होंगे कि देखो इंडिया बैकफुट पे है, हमसे एयर स्पेस की मांग कर रहा है खोलने की। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया ने ऑल्टरनेट सहारा लिया, और इंडिया इधर ईरान होते हुए और अफगानिस्तान होते हुए किर्गिस्तान पहुंचा। तो ये जो फ्लाइट थी मोदी जी की, ये बहुत घूम के गुजरात होते हुए गई थी, तो ये कंट्रोवर्सी बनी रही। बाद में पाकिस्तान ने बोला भी कि हम एयर स्पेस खोल देते, हमसे एक बार बोल के देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट, या ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आप देखोगे कि इमरान खान और मोदी जी इनके बीच में बिल्कुल कोई भी टॉक नहीं हुआ, कोई वार्तालाप नहीं हुई। और हम इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें इस मीटिंग की, तो इसमें बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। इंडिया और रशिया ने मिलके बायलैटरल बातें करी हैं, पुतिन साहब और मोदी जी ने, और इसमें इंडिया को इनविटेशन मिला था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इसका चीफ गेस्ट बनने का। ठीक है, ये मैं आगे कवर करूंगा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है। ये जो रशिया है, रशिया का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, आप उसके ऊपर देखोगे साइबेरिया, आपने सुना होगा साइबेरिया के जंगल भी है वहाँ। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ और जो टरेन है वो बहुत ऊंची नीची है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बट उनको नेचुरल रिसोर्स को निकालने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनियां जाएंगी, वो फिर पैसा खर्च करेंगी, फिर नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे ढूंढने में काफ़ी सारा पैसा लग सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। तो रशिया ये चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, ये लोग इधर, ये जो फार ईस्ट है रशिया का, ठीक है, जो साइबेरियन के आगे वाला, यहाँ पे आके ये नेचुरल रिसोर्स फाइंड करें, ढूंढें, और जब ये फाइंड करेंगे तो इनकी कंपनियों को भी उसका क्या होगा, फायदा दिया जाएगा। तो इसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनको इनवाइट किया गया था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी भारत के प्रधानमंत्री के लिए। इसके साथ हमने अफगानिस्तान के साथ
बायलैटरल टाई करी थी। एज ऑलवेज हम इनके साथ करते ही हैं, हमारे अच्छे नेबर हैं, अच्छे संबंध है अफगानिस्तान के साथ। इंडिया चाइना के बीच में भी बायलैटरल मीटिंग हुई थी, ठीक है, सी जिनपिंग के साथ हमारी बातें हुई थी, टेररिज्म को लेके भी हमने बातें करी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी हुई, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बात करी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हम कैसे अपने एक दूसरे के बीच में संबंध और ज़्यादा बेहतर बना सकते होंगे, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने इसमें टेररिज्म को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं, क्योंकि टेररिज्म को कंट्रोल करना है। और इंडिया ने बोला था ये जो मसूद अजहर हैं जैसे मोहम्मद के, इनको इंटरनेशनली टेररिस्ट घोषित किया जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HCO। आई होप कि ये जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं इनको आपने कनेक्ट किया होगा। और बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें कार्टोग्राफिया IAS के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।